हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। टुडे आई am again here with a new session with a new set of topic for all those students that are preparing for UGC NET Commerce Paper 2 examination that is going to be conducted by NTA in June 2023. So आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ऑल दोज who are watching my channel and genuinely find it useful. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। जो आज हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर, जिसमें से क्वेश्चन आया है। देखो, जो जॉइंट वेंचर है ये एक फॉर्म है पार्टनरशिप की दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस में जो डिफरेंट कंट्रीज में बेस्ड हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को विदाउट टेकिंग ऑन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। यानी वो इंटरनेशनल ट्रेड तो करना चाहते हैं बट उनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, यानी वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर नहीं करना चाहते जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की होती है। देखो, जो आपका जॉइंट वेंचर है वो अलाउ करता है पार्टनर्स को रिसोर्सेज को शेयर करने में, रिस्क को शेयर करने में, और जो भी जॉइंट एंटरप्राइज से रिवॉर्ड्स आएंगे उनको भी शेयर करने में। अगर मैं आपको जॉइंट वेंचर की एक टाइप बताऊं जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं और जो कंपनीज को अलाउ करता है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में, जिसके लॉस डिस्करेज करते हैं फॉरेन ओनरशिप को, उस फॉर्म को कहते हैं लाइसेंसिंग। देखो, लाइसेंसिंग जॉइंट वेंचरिंग की जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने की एक ऐसी फॉर्म है जो कंपनी को अलाउ करती है दूसरी कंपनी को ग्रांट करने के लिए टारगेट कंट्री में राइट टू यूज इट्स इंटेंजिबल एसेट्स। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को टारगेट कंट्री में अलाउ करने के लिए देती है राइट टू यूज, यानी अलाउ करती है कि राइट टू यूज उसके इंटेंजिबल एसेट्स को, जैसे पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, प्रोडक्शन के मेथड्स हो गया। अब ये क्यों किया जाता है? इन एक्सचेंज फॉर फी और रॉयल्टी। अब देखो, जो लाइसेंसिंग है ये रिस्क को रिड्यूस करती है। रिस्क अब किसका होगा? ऑफ नॉलेज लीकेज। और लीगल जो बैरियर्स हैं लाइसेंसेस के, उनके लिए इवन अलाउ करती है लाइसेंसी को कि बेनिफिट वो उठा सके लाइसेंसर की टेक्नोलॉजी और ब्रांड। यानी जो बंदा लाइसेंस ग्रांट कर रहा है उसके ब्रांड और टेक्नोलॉजी का जिस बंदे को, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस मिल रहा है, वो उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये एक बोथ एबिलिटी भी है और प्रोसेस भी है, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब सोल्यूशन किसके रिगार्डिंग होगा? या क्वेश्चंस या कंसर्न्स के साथ। देखो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं ये मैनेजर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती हैं कि कंपनीज स्मूथली और प्रॉस्परसली रन कर पाए। अब देखो, ट्रेनिंग के ना कुछ अलग मेथड्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, जो हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इनमें से सबसे पहला, लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, रेसिलियंस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया और टीम वर्क हो गया। अब देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रेनिंग का जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसमें से पेपर आता है वो है केस स्टडी का। देखो, ये सूटेबल मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है? ये ना एक डिटेल्ड एनालिसिस है एक रियल या सिमुलेटेड सिचुएशन का, जो जिसके रिगार्डिंग हमें सोल्यूशन को ढूंढना है। देखो, जो केस स्टडी है ना, ये लर्नर्स को हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में, उनको एक्सपोज करती है डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, पर्सपेक्टिव्स के लिए और चैलेंजेस के लिए। अब जो ये है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करती है, क्रिएटिविटी को इनकरेज करती है, इवन कोलैबोरेशन को इनकरेज किया जाता है अमंग लर्नर्स। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है कोपिंग मैकेनिज्म फॉर फियर ऑफ ओवरलोड। देखो, जो सबसे अच्छा या मोस्ट सूटेबल कोपिंग मैकेनिज्म है, अगर आपको फियर ऑफ ओवरलोड, यानी अगर आपको लग रहा है कि आपको डर है कि आपको ओवरलोड कर दिया गया, आपको ज़्यादा काम दे दिया गया, तो उसका सबसे बेस्ट या सूटेबल कोपिंग मैकेनिज्म है जो एक सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज है, वो है रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हो? देखो, अगर जो बंदे हैं, जो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज। यानी जिन बंदों ने काम करना है, जिन्हें फियर ऑफ ओवरलोड, उन्हें आप अच्छे से बताओ, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि उनको क्या रोल्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो अगर जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई है उस चेंज से वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। देखो, रोल जो क्लैरिटी है वो हेल्प करती है एंजाइटी को रिड्यूस करने में और अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करने में, जो बंदों यानी पीपल को फील होती है ड्यू टू अ चेंज। अब ये
क्यों होगी? इससे वर्कलोड इंक्रीज हुआ होगा और जो टास्क है माइट भी वो चेंज होंगे कि जिससे एंजाइटी या अनसर्टेनिटी फील हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। देखो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करती है स्मॉलर ग्रुप्स में। अब जो ये डिवीजन होती है इसके जो बेसिस हैं वो हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो गए लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं जिनमें से पेपर आता है। देखो सबसे पहले तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज इन ईच फंक्शन। इवन ये फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हर एक फंक्शन के बीच में। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है। अब ये इन्हांस कैसे होंगे? रिड्यूस करने से डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस और एफर्ट को। इवन ये क्लियरर पाथ्स क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है एम्प्लॉयज के लिए हर एक फंक्शन के अंदर। अब मैंने आपको इसके एडवांटेजेस तो बताती, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस में उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले जो ये सिलोस और बैरियर्स को क्रिएट करती है डिफरेंट फंक्शंस के बीच में, जिससे क्या होगा, जिससे जो आपकी इंटीग्रेशन है वो पुअर हो जाएगी और कोलैबोरेशन भी पुअर हो जाएगी, वो भी हिल जाएगी। नेक्स्ट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स और इशू में जो जिसके साथ डील किया जाता है। इवन ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकती है। अब बाय फोकसिंग टू मच ऑन रूटीन टास्क एंड प्रोसीजर, अगर आप अपने रूटीन के टास्क और प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करते हो, यानी एज यूजुअल आप काम करते जाते हो, इससे जो आपके इनोवेशन और क्रिएटिविटी है वो लिमिटेड हो जाती है। इवन ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को रिड्यूस करती है रिलेटेड टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केट कंडीशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने जा रहे हैं जिनमें जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लूसिक व्हील ऑफ इमोशन। देखो जो प्लूसिक व्हील ऑफ इमोशन है ये एक मॉडल है जो प्रपोज करता है 8 प्राइमरी इमोशन को जो सर्व करते हैं एज अ फाउंडेशन फॉर ऑल अदर्स। देखो आपके 8 प्राइमरी इमोशंस है जिससे और आगे इमोशंस का फाउंडेशन है वो 8 प्राइमरी इमोशन में उनमें सबसे पहले आता है जॉय, सैडनेस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, डिस्गस्ट हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, सरप्राइज हो गया एंड एंटीसिपेशन। अब जो ये प्राइमरी इमोशंस हैं इनको कंबाइन करके सेकेंडरी इमोशंस बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑप्टिमिज्म एक सेकेंडरी इमोशन है जो 2 प्राइमरी इमोशंस के कॉम्बिनेशन से बना है, एंटीसिपेशन और जॉय। सेम तरीके से लव एक सेकेंडरी इमोशन है जो जॉय और एक्सेप्टेंस 2 प्राइमरी इमोशंस के कॉम्बिनेशन से बना है। आगे आता है रिमोर्स जो सैडनेस और डिसगस्ट 2 प्राइमरी इमोशंस को प्लस करके बना है। और लास्ट में आता है ऑ जो सरप्राइज और फियर को 2 प्राइमरी कॉम्बिनेशंस को यानी 2 प्राइमरी इमोशंस को कंबाइन करके बनाया। मैंने ये तो कुछ आपको एग्जांपल बनाए थे, इससे काफी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जनरेशन एक्स का। देखो जो जनरेशन एक्स है ये वो जनरेशन है जो ईयर 1965 से लेकर 1980 के बीच बॉर्न हुई है। ये क्यों जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं बीइंग प्रैग्मेटिक और इंडिविजुअलिस्टिक होने के कारण। अब जो ये है ये ग्रू अप हुए हैं उस टाइम में जब सोशल और इकोनॉमिक चेंज था और जब इंडिपेंडेंस को वैल्यू किया जाता था, सेल्फ रिलायंस को वैल्यू किया जाता था और अडेप्टेबिलिटी को इनकरेज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रैफिक बिल्डिंग। देखो जो ट्रैफिक बिल्डिंग है ये एक स्ट्रेटेजी है जो कंज्यूमर्स को ड्रॉ करती है टूवर्ड्स स्टोर, ईसल और कैटेगरी। अब क्यों कंज्यूमर्स ड्रॉप होते हैं टूवर्ड्स स्टोर? क्योंकि दे आर लिक्रेटेड बाय अट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल प्राइसेस, यानी जो ट्रैफिक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी है ये ऑफर कर दिया अट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल प्राइसेस जिसमें कस्टमर्स ड्रॉ होते हैं टुवर्ड्स स्टोर, एसएल और कैटेगरी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक बिल्डिंग का वो होता है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, हाउस होल्ड पेनिट्रेशन करना, फ्रीक्वेंसी की जो यानी जो आपकी परचेज की फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज करना, सेल्स की ग्रोथ करना और कस्टमर काउंट को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रोडक्ट हायरार्की फ्रेमवर्क। देखो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको हम 6 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो बिजनेस और एंड यूजर वो एक तरीके के उसको सेंस को मेक आउट कर लेंगे। देखो जो इसके 6 लेवल्स हैं, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट नीड। देखो जो प्रोडक्ट नीड है ये एक कोर नीड है जो अंडरलाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट फैमिली की एग्जिस्टेंस को। यानी अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी जो फैमिली है क्यों एग्जिस्टेंस में आई है, क्या कारण था, उस नीड यानी कोर नीड को प्रोडक्ट नीड कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लेवल आता है वो आता है प्रोडक्ट की फैमिली का। देखो जितने भी आपके प्रोडक्ट क्लासेस हैं वो किसी ना किसी कोर नीड को सेटिस्फाई करती हैं विद रीजनेबल इफेक्टिवनेस, सो उसे प्रोडक्ट फैमिली कह देती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट क्लास। देखो जब आपका ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट फैमिली के अंदर जो आपके ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं विच आर हैविंग अ सर्टेन फंक्शनल कोहेरेंस, उसको हम प्रोडक्ट क्लास कह देते हैं।
नेक्स्ट आता है लेवल जो प्रोडक्ट लाइन का। देखो जो आपके ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एक प्रोडक्ट क्लास के अंदर जो क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और इवन जो इनको सेल किया जाता है वो सेम कस्टमर ग्रुप्स को किया जाता है, जो इनकी मार्केटिंग होती है वो सेम चैनल्स के थ्रू होती है, और जो इनकी प्राइस रेंज है वो भी इकट्ठी फॉल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आती है प्रोडक्ट की टाइप। देखो जब आपके ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं जो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो अगर शेयर करती हैं एक वन सेवरल पॉसिबल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, उसे हम प्रोडक्ट की टाइप क्या देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट यूनिट या आइटम। जो आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या सर्विस है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है सेलर के ब्रांड नेम या मॉडल नाम से, उसे हम प्रोडक्ट यूनिट या आइटम क्या देते हैं। अगर मैं आपको ये सारे के सारे 6 के 6 लेवल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के एग्जांपल लेके बताऊं तो जो प्रोडक्ट नीड है सबसे पहले हम सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। सेकंड प्रोडक्ट फैमिली आती है इंश्योरेंस, यानी आपको सिक्योरिटी चाहिए वो आपकी नीड है, और जो आपको सिक्योरिटी की नीड को सेटिस्फाई करेगा जो वो प्रोडक्ट फैमिली कौन सी होगी, इंश्योरेंस। नेक्स्ट इंश्योरेंस में आपकी कौन सी प्रोडक्ट क्लास है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो है लाइफ इंश्योरेंस। फिर जो आपकी प्रोडक्ट लाइन आती है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म लाइन लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का आपका प्रोडक्ट टाइप होगा वो होगा रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जो लास्ट आपके प्रोडक्ट की यूनिट है आइटम होगी, आप किसी की कंपनी का प्लान चूज कर लो, लाइक रिलायंस का निप्पन लाइफ टर्म प्लान प्लस। ये एक एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। देखो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो तब अप्लाई करता है जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है परफॉर्मेंस के लिए, यानी हम उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो चुकी है। ये क्यों होगा, ड्यू टू अक्रेंस ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स दैट जो कंट्रोल में नहीं है पार्टीज के, यानी अगर कोई ऐसे इवेंट्स अक्कर हो जाते हैं जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल बन जाती है, तब हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब जो ये केसेस हैं इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है और जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो डिस्चार्ज हो जाती हैं अपनी ऑब्लिगेशन से। इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो जो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, जिन केसेस में ये अप्लाई होती है उन केसेस का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखो जब आपका सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो ही डिस्ट्रॉय हो गया बिना किसी पार्टी के फॉल्ट के, तो आपकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ये अप्लाई होगी। अगर जो आपकी स्टेट ऑफ थिंग्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस को वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या उनके सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए, तब भी ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होगी। अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो किसी के पर्सनल स्किल्स या क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करती है, यानी कोई भी पार्टी के पर्सनल स्किल्स और क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करती है, और वो बंदा ही चला मर गया यानी वो खत्म हो गया दुनिया से, तो तब भी, या वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, तब भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इंप्लाई करेगी। जब अगर आपके परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्टिव वो इलीगल होगी ड्यू टू चेंज इन लॉ या गवर्नमेंट, तब भी ये एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट हम कुछ सिचुएशंस करेंगे जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करती। देखो जो अगर आपके परफॉर्मेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट की वो डिफिकल्ट हो गया या एक्सपेंसिव हो गया किसी इवेंट के कारण, तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक्सपेंसिव हुई है, इम्पॉसिबल नहीं हुई। अगर जो आपकी परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्टिव वो कमर्शियली आपके लिए अनप्रॉफिटेबल या इम्प्रैक्टिकेबल होगी किसी पार्टी के लिए, तब भी ये अप्लाई नहीं होगी। जो आपकी इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की वो आपकी पार्टीज को नोन थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ध्यान से समझो। देखो अगर आपको इम्पॉसिबिलिटी या जो परफॉर्मेंस की वो नोन थी पार्टीज को एट द टाइम ऑफ मेकिंग, तब हम लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से मार्क माई वर्ड्स, हम उसको कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर नेक्स्ट है, अगर जो आपके इवेंट्स है जो इम्पॉसिबिलिटी को कॉज कर रहे हैं वो किसी पार्टी कि नेग्लिजेंस या फॉल्ट के कारण है, तब ये अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है आज के सेशन का वो है बेलमेंट। देखो बेलमेंट ऑलरेडी मैंने बहुत तरीकों से आपको समझाया, अगेन एक बार इसको आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का ये होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स की जाती है एक पर्सन की से दूसरे पर्सन के पास फॉर सम पर्पस upon a contract that they shall be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। सिंपल कहना क्या चाहते हैं, देखो जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें गुड्स की डिलीवरी की जाती है एक बंदे के द्वारा दूसरे पर्सन को
अब ये की किसके तहत जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो स्पेसिफाई करता है कि गुड्स अगर एक कोई पर्पस है या उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा या रिटर्न कर दिया जाएगा, जो बच्चा उसको डिलीवर कर रहा है टू थर्ड पर्सन उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। देखो जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसे बिलर कहते हैं, जो पर्सन जिसको गुड्स की डिलीवरी मिलती है वो होता है बिली। देखो एक एग्जांपल या एक पॉइंट को करता हूं मैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो अगर आप बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हो एज अ फिक्स डिपॉजिट तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है। देखो देखो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने आपको 4-5 चॉइसेस दे दी थी और उन्होंने कहा था बताओ इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। तो देखो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है बैंक में तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो आप मनी फिक्स ऐसा मनी डिपॉजिट करवाते हो एज अ फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है जो कि क्योंकि मनी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और जो इसे रिटर्न नहीं किया जाएगा टू अ स्पेसी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है टॉपिक वो आता है एडवांस टैक्स का। देखो ये वो इनकम टैक्स है जिसे एडवांस में पे किया जाता है लमसम पेमेंट के बजाय जो आप ईयर एंड में करते हो। हम देखो एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स है जिसकी पेमेंट एट द ईयर एंड की जाती है, बट जो एडवांस टैक्स है इसे पहले ही लमसम पेमेंट जो ईयर एंड में की जाती उससे पहले ही पे कर दिया जाता है। इसको इट इज द टैक्स दैट यू पे एज यू अर्न, जैसे जैसे आप अर्न करते जाते हो आप इसकी पेमेंट करते जाते हो। इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, देखो जो कैलकुलेटिव बंदे होते हैं जिनको पता था कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन सकती है, वो एकदम बर्डन लेने के बजाय पहले ही कुछ पैसा डिपॉजिट करवाते रहते हैं। बट ये जो ये पेमेंट्स है ये इंस्टॉलमेंट्स में की जाती हैं एंड एज पर ड्यू डेट जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। जो आपकी इसकी एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है, जो जिस डेट तक जो असेसी है उसने कंपनी को छोड़ के जो टैक्स पे करना है दैट विल बी 15 सितंबर, जो कि अब चेंज हो गए 15 जून हो चुकी है। जो इसका जो अमाउंट होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी का 45% होगा। देखो अर्लियर 15 सितंबर होती थी, अब 15 जून को माना जाता है कई केसेस में। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की है विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखो जो ये है ये एक मेथड है इनडायरेक्टली टैक्स, जिससे क्या किया जाता है जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसे इनडायरेक्टली टैक्स किया जाता है, उसको अकाउंट में लेकर जब आप नॉर्मल यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स को कैलकुलेट करते हो। अब जो ये मेथड है ये किन के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इंडियन गैप का। देखो ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है जो प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में। देखो आप कुछ सोर्सेज स्टडी करने जा रहे हैं जो कि गैप के सोर्सेज हैं, जिनमें सबसे पहले आता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देखो जो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है ये एक लॉ है जो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और कंपनीज की डिसोल्यूशन इंडिया में। अब ये प्रिस्क्राइब करता है फॉर्मेट और कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का फॉर कंपनीज, यानी जो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी उनका क्या फॉर्मेट होगा, क्या कंटेंट होगा। नेक्स्ट इसमें जो सोर्स आता है वो आता है नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। देखो ये वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं, ऑर्डर्स होते हैं जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है ऑन वेरियस मैटर जो कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें सोर्स आता है वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये वो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट्स है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI स्पेसिफाई करता है, यानी जो ये स्पेसिफाई करती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो एंटिटीज फॉलो करेंगी प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देखो अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया को जो वेरियस टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, लीसेस हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो करे जा रहे हैं हम स्टैट के अंदर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। देखो जो ये वो वैल्यू है जो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है जो कॉरस्पॉन्ड करती है एक गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस को। जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है जेड की इसको यूज किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब ये हाइपोथेसिस होंगे किसके रिगार्डिंग, पॉपुलेशन मीन के या प्रोपोर्शन के, जो सैंपलिंग जब आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी या क्लोज टू नॉर्मल होगी। देखो जो क्रिटिकल वैल्यू है जेड की ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होगी, डिपेंड किस पे करता है कि जो आपका टेस्ट है वो वन टेल्ड है या टू टेल्ड है या
राइट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड है। देखो जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं जेड की, एक गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस, इसको टेबल से यानी जो आपका जेड स्कोर्स का टेबल है उससे देखा जा सकता है रिलेटेड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और अल्टरनेटिवली हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अब कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं या कुछ वैल्यूज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सबसे पहले जो क्रिटिकल वैल्यू है जेड की टू टेल टेस्ट के लिए, जब अल्फा आपका 0.05 है तो वो होती है प्लस माइनस 1.96, जिसका मतलब क्या हुआ 95% जो एरिया आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का वो लाई करेगा बिटवीन माइनस 1.96 से लेके पॉजिटिव 1.96 तक, और आपका जो 5% एरिया वो आउटसाइड इस इंटरवल के आउटसाइड लाई करेगा। नेक्स्ट जो आता है जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है जेड की टू टेल टेस्ट के लिए, जब आपका अल्फा 0.01 है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस माइनस 2.575 होगी, जिसका क्या मतलब है जो आपका 99% का एरिया जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर आता है वो लाई करेगा नेगेटिव 2.575 से लेकर पॉजिटिव 2.575 के बीच में, और जो आपका बचा 1% का एरिया वो आउटसाइड दिस इंटरवल लाई ऑन करेगा। नेक्स्ट जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है जेड की वन टेल टेस्ट के लिए, जब आपका अल्फा 0.05 है तो उसकी वैल्यू इधर या तो नेगेटिव 1.645 होगी या पॉजिटिव 1.645 के बीच होगी, डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ जो आपका 95% एरिया है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का वो लाई करेगा राइट या तो नेगेटिव 1.645 के या तो लेफ्ट पॉजिटिव 1.645 पे, जो आपका 5% एरिया वो लाई करेगा लेफ्ट ऑफ नेगेटिव 1.645 से लेके टू द राइट ऑफ 1.645। नेक्स्ट जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है जेड की वो लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए, जिसका अल्फा आपका 0.01 है वो होगी नेगेटिव 2.33, जिसका मतलब क्या होगा जो आपकी 99% है एरिया वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का लाई करेगा राइट ऑफ नेगेटिव 2.33, और जो उसका 1% एरिया वो लाई करेगा टू द लेफ्ट ऑफ नेगेटिव 2.33। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। जो ये 200 टॉपिक है ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप अगर वेरीफाई करना चाहे तो कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, इन टॉपिक्स को एनटीए ने डैम श्योर टच किया ही किया हुआ है, और जो फ्यूचर में भी पेपर आएगा इन टॉपिक्स को एनटीए टच करेगा ही करेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस यानी बहुत इंपॉर्टेंस की है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक 200 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो आज के दिन के लिए जो हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, रेस्ट हम कल सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ ना टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है हैजिंग। देखो जो हैजिंग है ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो आपका रिस्क एक्सपोजर को लिमिट करते हैं, यानी जिसका काम ही है आपके रिस्क एक्सपोजर को लिमिट करना। अब जो आपके रिस्क एक्सपोजर होंगे ये फाइनेंशियल एसेट्स में होंगे, इनको कैसे किया जाता है? बाय टेकिंग ऑफसेटिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव और अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कॉरस्पॉन्ड एंड एग्जिस्टिंग पोजीशन। जो आपके डेरिवेटिव्स हैं या जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको ऐसी ऑफसेटिंग पोजीशंस उनकी ली जाती है जो कॉरस्पॉन्ड्स करते हैं उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के साथ। नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है डेरिवेटिव, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है एक अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से, जैसे कि वो आपका अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया और इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्शन। देखो जो ऑप्शन है ये एक डेरिवेटिव का ही टाइप है जो बायर को एक राइट प्रोवाइड करता है, राइट देता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए एक अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट। अब जो ये डेट है दैट विल बी एक्सपिरेशन डेट यानी एक्सपायरेशन डेट। देखो जो नेक्स्ट इसमें आता है जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ये वो अमाउंट होता है जो बायर पे करता है ऑप्शन बाय करने के लिए टू द सेलर ऑफ ऑप्शन फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। यानी जब बायर एक अमाउंट को पे करता है जैसे राइट को परचेज करने के लिए कि वो अपनी ऑप्शन को बाय कर सके या सेल कर सके, उसे ऑप्शन प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शंस हैं जो ये दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले एक आती है यूरोपियन ऑप्शन, एक होती है अमेरिकन ऑप्शन। देखो जो आपके यूरोपियन ऑप्शन है ये एक्सरसाइज की जाती है जब आपकी एक्सपायरेशन डेट के ऊपर, यानी जब आपकी एक्सपायरेशन डेट होगी तब ही हम यूरोपियन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो बल्कि जबकि जो आपके अमेरिकन ऑप्शन है उसको कोई भी डेट को
अप टू एक्सपायरेशन डेट तक एक्सरसाइज किया जा सकता है। देखो जो आपकी ऑप्शन है इसे हम इन मनी तब कहते हैं जब इसका इमीडिएट एक्सरसाइज होता है, ऑप्शन यील्ड करती है पॉजिटिव वैल्यू अपने होल्डर के लिए। यानी सिंपल वर्ड्स में ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द इमीडिएट एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन यील्ड्स अ पॉजिटिव वैल्यू टू इट होल्डर। ऑप्शन तब मनी में होती है जब हम उसकी इमीडिएट एक्सरसाइज करते हैं, तो तब एक पॉजिटिव वैल्यू यील्ड करता है ये अपने होल्डर के लिए। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो मान लो अगर एक कॉल ऑप्शन है जो कि राइट टू बाय होती है, वो तब इन मनी होगी जब जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो लोअर होगा करंट मार्केट प्राइस के ऑफ अंडरलाइंग एसेट के। अब जो आपकी पुट ऑप्शन है जो कि राइट टू सेल है, ये तब इन मनी होगी जब जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो हायर होगा करंट मार्केट प्राइस जो आपके अंडरलाइंग एसेट का है। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेशन और यूजफुल लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैंने आज आपको 201 टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं जो एमिनेंस इंपॉर्टेंस के, जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चंस को पूछा है 100% का जून 2023 और फर्दर जो दिसंबर 2023 का पेपर कंडक्ट होगा उसमें इन टॉपिक्स को टच किया ही जाएगा। देखो फ्रेंड, जो मैं आपको अब जो ये सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं इसमें मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूं जो जून एग्जामिनेशन में टच किए जाएंगे। जब जून एग्जामिनेशन के बाद अगेन जो बच्चे दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स मैं बिल्कुल डिटेल में हर यूनिट वाइज पूरे यूनिट्स को कवर अप करूंगा, पेपर 1 की भी और पेपर 2 को भी, जो बच्चे फर्दर दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे अहेड। मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।